छत्रपति शिवाजी महाराज के इस पावन धरती को, मराठा भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। माननीय शंकरन दोंडगे जी, एक्स एमएलए, हर्षवर्धन जादव जी, एक्स एमएलए, हरिभाव राठौड़ जी, एक्स एमपी, श्री नागनाथ घिसेवाड़ जी, श्री सुरेश गायकवाड़ जी, श्री यशपाल भिंगे जी, प्रहलाद रामाराव राकोंडे जी, जकीर गौ साहब, दिलीप दोंडगे जी, शिवराज दोंडगे जी और दीपक आत्रम एक्सएमएलए साहब, मंच पर उपस्थित सारे नेतागण, तेलंगाना राज्य से आए हुए साथी एमएलए, एमएलसी, एमपी और नांदेड़ जिले के चारों तरफ से आए हुए किसान भाइयों को, बहनों को, सारे लोगों को मैं विनम्र पूर्वक प्रणाम करता हूं। कल परसों कुछ लोग मेरे पास पश्चिम महाराष्ट्र से आए थे। वो मुझसे लड़ रहे थे कि बार बार नांदेड़ जा रहे हो, क्या शोलापुर नहीं आना है? मैं बोला भाई जरूर आएंगे, लेकिन नांदेड़ में जो प्यार ज्यादा मिल रहा है इसलिए मुझे वहां खींच के लेकर जा रहा है। ये जो आपका प्रेम है, मुझे कुछ ही समय में दोबारा यहां आना पड़ा है। अच्छी बात है। इस सभा में आने वाले लोगों को रोकने के लिए गांव में दावतें दिए जा रहे हैं, बकरे भी कट रहे हैं। ये बात मेरे से ज्यादा आप अच्छा जानते हैं। और अभी मुझे खबर मिला है कि नांदेड़ चौराहे के पास लोगों को यहां नहीं आने देने के लिए डाइवर्ट करके बाजू किए जा रहा है। ऐसे काम बहुत देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बड़ी किसानों की तूफान अगर आ जाए, ये सारे चीज हमको नहीं रोक पाएंगे। पीछे जब मैं नांदेड़ में आया था, यहां के उप मुख्यमंत्री, माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हो, देवेंद्र फडणवीस जी मेरे बारे में कुछ कह रहे थे कि चंद्रशेखर जी, आपका काम तेलंगाना में है, तेलंगाना को देख लो, यहां क्या काम है। मैं भारत का नागरिक हूं, भारत के हर एक राज्य में मेरा काम है। दूसरा बात यह है, मैं साफ बताए देता हूं कि तेलंगाना का जो मॉडल है, किसानों को निवेश के लिए हर एकड़ में 10,000 रुपए देना चाहिए। नंबर 2, किसानों को 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला मुफ्त में बिजली देना चाहिए। तीसरा,
किसानों को जो प्रकल्प से यानी प्रोजेक्ट से पानी दिया जाता है, जिस प्रकार से तेलंगाना में फ्री में देते हैं, मुफ्त में, प्रकल्प का पानी भी फ्री देना चाहिए। तीसरा, चौथा, किसान का किसी तरह भी दुर्भाग्यपूर्ण अगर देहांत हो जाए तो 5 लाख रुपए का बीमा दिलवाना चाहिए। पांचवा, किसानों का जो पैदावारी है, सारा का सारा पैदावारी जिस प्रकार से तेलंगाना राज्य में 7,000 केंद्र खोल के, खरीदारी केंद्र खोल के सरकार ही एक एक दाना खरीदता है, उस प्रकार से महाराष्ट्र में भी किसानों का पूरा पैदावारी खरीदना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी, आप ये काम कर दो, इसका आश्वासन दे दो, मैं महाराष्ट्र में आना बंद कर दूंगा। मुझे अगर रोकना है महाराष्ट्र में आने से तो इसका अमल करो, मेरा काम खत्म हो गया। अगर जब तक नहीं करोगे तब तक जबरदस्त आता रहूंगा। आप ये वादा पूरा करो, मैं नहीं आऊंगा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम जरूर आते रहेंगे और लोगों के साथ मिलके, किसानों के साथ मिलके, किसानों के हक के लिए जरूर लड़ाई जारी रखेंगे। इसके साथ एक और बात भी है। हमारे दलित वर्ग, हमारे आदिवासी वर्ग भी सदियों से परेशान है, ये हम सारे जानते हैं। उनको कैसे उनके हालात पे छोड़ेंगे, कब तक छोड़ेंगे, कितने और सदी उनको पीड़ा उठाना पड़े, ये देश के लिए, नागरिक समाज में अच्छी बात नहीं है। इसी को सोच के हमने तेलंगाना राज्य में एक बहुत जबरदस्त स्कीम, दलित बंधु नाम का स्कीम लाए हैं। हर घर को, हर दलित परिवार को 10 लाख रुपए देते हैं, जो वापस नहीं देने होते हैं, और उनका इच्छापूर्वक जो काम वो कर सकते करें। इसका कोई बैंक लिंकेज भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी, ये अंबेडकर, भारत रत्न अंबेडकर जैसा एक डायमंड पैदा हुआ भूमि है महाराष्ट्र। अगर यहां दलित बंधु आप लागू करो, मेरे अपना महाराष्ट्र का दौरा बंद करूंगा, और जब तक नहीं करोगे तब तक बिल्कुल आऊंगा और लड़ते रहूंगा। बस ये शब्द मैं यही खत्म करता हूं और ये देवेंद्र फडणवीस के ऊपर छोड़ देता हूं, उनके विज्ञता पे छोड़ देता हूं। वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, आगे चल के हम देखते हैं। भाइयों, यहां समझने की बात है। कोई लंबा चौड़ा भाषण भी मैं नहीं बोलूंगा। धूप भी कड़ी है, बहुत देर से मेरे इंतजार कर रहे हैं, मैं जानता हूं। लोग बाहर भी बहुत है, अभी गांव में, शहर में भी। मैं सिर्फ 2-4 बातें आपको समझाने आया हूं। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। भाषण बहुत सुने, पार्टियां बहुत बने, मुख्यमंत्री कहीं बने, प्रधानमंत्री भी कहीं बने, आमदार खासदार तो कितने हम बनाए, बेहिसाब बनाए। चुनाव आया, अब वाला जीत गया, कोई नया जीत गया, अब वाला हार गया, तो चेहरा बदलता है, पार्टियां बदलते हैं, लेकिन हमारा हालत नहीं बदलता। मेरा आपसे प्रार्थना है, पिछली बार भी मैंने कहा था नांदेड़ में, मेरे बात यहीं सुन के यहीं छोड़ के मत जाइए। खास तौर पर जो बुद्धिजीवी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेरे युवा भाई है, जो मेरे युवा बहनें हैं, माएँ हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे बातों को जरूर याद रखें और अपने गांव या बस्ती में जाने के बाद अपने साथियों के साथ, अपने गांव वालों के साथ जरूर चर्चा करें कि सच कितना है, झूठ कितना है। चर्चा करके आप खुद फैसला ले लें। देखिए, इस देश में 75 साल का आजादी के समय में देश के किसकी हुकूमत चलाया, किसका हुकूमत चला? सिर्फ 2 पार्टियां देश पर राज करें,
75 साल में 5 साल के लिए 2-4 प्रधानमंत्री बने। वो वीपी सिंह है, चरण सिंह है, मोरारजी देसाई थे, इधर से देवेगौड़ा जी थे, बस यही लोग थे। बाकी 70 साल, गौर करें इस बात पे, 70 साल किसी ने हुकूमत किया हिंदुस्तान पे तो सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं। 56 साल कांग्रेस पार्टी और 54 साल कांग्रेस पार्टी, 54 इयर्स, और 16 साल लगातार भाजपा। कांग्रेस ने रूल किया और बाद में अब भाजपा रूल कर रही है। कुछ फर्क देखा है आपने? कुछ फर्क देखने को मिला? कुछ महसूस हुआ फर्क? क्या फर्क पड़ा? उन पार्टियों के लिए फर्क पड़ा होगा, पार्टियों के नेता के लिए फर्क पड़ा होगा, किसी के कांग्रेस का मंत्री पद जाके इनको भाजपा वालों को मंत्री मिला होगा, लेकिन जनता को क्या मिला, किसान को क्या मिला? किसान का हालत क्यों नहीं बदला? दया करके सोचिए। मैं राजनीति नहीं बोल रहा हूं, ये राजनीति आखिरी में बोलूंगा, लेकिन अब जो बात मैं कह रहा हूं कि ये सच है झूठ है, दिल पे हाथ रख के सोचिए। दोनों पार्टियों में कोई फर्क दिखा, कोई अंतर दिखा? कोई फर्क नहीं है। फिर इसको हराओ, उसको जिताओ, इसको जिताओ, उसको हराओ, इसमें क्या मजा है? पहचानने की बात क्या है? चाबी किधर है? चाबी कहां है? हमारे हाथ में। देखते हैं कितना ताकत है। तो भाइयों, कुछ भी फर्क नहीं है। 2 चीज और बताता हूं। भूमि तो हमारे पास बहुत है। बाबू तोंदर दिया ना फोटो, फोटो कहीं और से निकालो भाई। अमेरिका से, चाइना से, पूरी दुनिया में किसी अन्य देश से कृषि योग्य भूमि भारत में ही ज्यादा है। भारत का पूरी जमीन को अगर नाप ले, हमारा भूमि है 83 करोड़ एकड़, जिसमें सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। भारत का किस्मत अच्छा है, यहां सूरज अच्छा खिलता है, अच्छी बारिश होती है, क्लाइमेट अच्छा होता है, यहां आम भी उगता है, एप्पल भी उगता है। ऐसे हमारा देश है। ये सब कुछ रखते हुए सबसे बड़ा संसाधन जो मानव संपत्ति है, 1,40,00,000 करोड़ आबादी है हमारे देश का। ये सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे देखते देखते मैकडोनाल्ड का पिज्जा खा रहे, फॉरेन कंपनीज के दुकानों में जाके डबल रोटी खरीद रहे। क्या ये हमारा किस्मत है? क्यों ये स्थिति है? दूसरी बात है, मैं कुछ समय के लिए एरोप्लेन में आ रहा था हैदराबाद से, उसके बाद नांदेड़ में उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से आ रहा था। जमीन पूरा सूखा सूखा दिखता है। क्यों? पानी नहीं है। पानी, ये बात जरूर मन में रखे और जानकारी ले लें हर भाई, हर किसान नेता। हिंदुस्तान के 41 करोड़ एकड़ जमीन को सिंचन के लिए, भरपूर पानी देने के लिए जरूरत से ज्यादा पानी की उपलब्धि इस देश में है। देश के नदियों में 75,000 टीएमसी पानी बहता है, जिसमें से सिर्फ 19,000 टीएमसी उठाया गया। बाकी 50,000 टीएमसी हर साल हमारे आंखों के सामने, सारे भारत के जनता के सामने, प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री, आमदार, खासदारों के सामने, हमारे आंखों के सामने से गुजरते हुए बंगाल के खाड़ी में जा रहा है।
गोदावरी निकलता है महाराष्ट्र से, कृष्णा निकलता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कोने कोने में, चप्पा चप्पे में पीने के पानी नहीं मिलता, सिंचन के लिए पानी नहीं मिलता, फिर क्या मिलेगा भैया? पानी के लिए अमेरिका को सलाम करने की जरूरत नहीं है, कोई रशिया से मांगने की जरूरत नहीं है, कोई चाइना देश के पेट में मुंडी डालने की जरूरत नहीं है या किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ, हमारे जनता का, हमारा देश का अपना संपत्ति है। जरूरत से ज्यादा पानी रखते हुए देश के किसान पानी से क्यों वंचित है? इस एक बात पे सोचिए, बस बात पूरा समझ में आ जाएगा। पानी नहीं है, किसी को भीख मांग रहे, बात अलग है, लेकिन पानी है और पानी जरूरत से ज्यादा है। सवाल यही है कि वो पानी समंदर में न जाते हुए जमीन पे आए और पूरे हिंदुस्तान को हरा भरा कर दे, या ऐसे ही हम रह जाए? क्या चाहिए? पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, पक्का? एक बात है। दूसरी बात है, पानी नहीं दे रहे, भाषण दे रहे। भाषण सुनो तो माइक पड़ जाएंगे, सुन सुन के चक्कर आके पड़ जाएंगे हम लोग। कितने झंडे, कितने नेता, वोट के समय में कितना गुमराह। आज भी सभा में लोगों को नहाने देने के लिए बकरे क्यों काट रहे भाई? अच्छा, एक बात है। दूसरी बात, करंट नहीं दे सकते। क्यों नहीं देते? क्यों करंट नहीं देते भाई? क्या क्यों नहीं देते? ऐसा है, पानी तो जरूरत से ज्यादा है इस बात का जानकारी ले ले। अगर है, आपको जानकारी हो गया, तो पूरे जनता को जगाइए और युद्ध कीजिए मेरे साथ में। पूरे पानी जमीन पे आ जाएगा और भरपूर हर एकड़ को पानी मिलेगा। ये मेरा वायदा है आपके साथ। तो दूसरी बात है, बिजली, पर्याप्त बिजली, जितना चाहिए उतना बिजली देने के लिए हमारे अपने देश में, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बहुत सुंदर सा प्रकृति का दिया हुआ कोयला है। और वो कोयला कितना है हमारे पास? 361 बिलियन टन। 361 बिलियन। जो लिख लेना चाहे लिख ले। 361 बिलियन टन का कोयला हमारे पास ऑलरेडी है, जो पूरे देश को 24 घंटा हाई क्वालिटी पावर देने के लिए 125 साल के लिए भरपूर है। 125 साल के लिए। भाई क्यों नहीं देते बिजली? किसान और जनता, सरकार से हम चांद सितारे थोड़ी मांग रहे, सोने के ईंट थोड़ी मांग रहे। भाई जो पानी भगवान ने दिया, बीच में इंसान अड़चन बन बैठा है। जो कोयला भगवान ने दिया, बीच में हमारे राजनेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री बीच में अड़चन बन बैठे हैं। बस ये राज आप जान जाइए। देखिए, एक बात है, केसीआर एक बार आके गया नांदेड़ में, गुलाबी झंडा एक ही बार आके गया, एक ही लहर। क्या आ गया? किसान को 6,000 रुपए आ गया बजट में। आया कि नहीं आया? पहले क्यों नहीं आया भाई? पहले क्यों नहीं दिया?
अब समझ जाओ इसमें गुलाबी झंडा में क्या ताकत है। पहले क्यों नहीं दिया, मैं पूछ रहा हूं। ये 6,000 भी देने का ढंग कैसा, अंगार पे पानी छिटकते ना, इस तरह बीक डाला जैसा। नहीं चाहिए हमें 6,000 रुपये, हमें चाहिए 1 एकड़ में 10,000 रुपए निवेश के लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? लड़ेंगे इसके लिए। किसान भाइयों को इस लोहा के सभा से मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि हमने जंग नहीं लड़ी, हमने लड़ाइयां नहीं लड़ी, ऐसा नहीं है। 75 साल से लगातार लड़ाई जारी है। हरियाणा के भूमिपुत्र सर छोटू राम के जमाने से, महेंद्र सिंह टिकायत के जमाने से, प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी बेंगलुरु से, और यहां के शरद, मुझे मालूम है, शरद जोशी के जमाने से कितने लड़ाइयां हम लोग लड़े। अभी अशोक नवले, उनके नेतृत्व में 10,000 लोग पैदल चले नासिक से मुंबई तक। इससे पहले तो 50,000 चले। हमारे दशरथ सावंत काका जो अहमदनगर से यहां बैठे हुए हैं, 84 साल उनका उम्र है, 84 इयर्स। वो सारे जिंदगी लड़ते रहे, शरद जोशी के साथ, किसी और के साथ, किसी और के साथ, अभी भी लड़ रहे। एक बात सोच लो, प्याज के दाम के बारे में, गन्ना के दाम के बारे में, कहीं और पैदावारी के बारे में, हर साल हमें क्यों लड़ना पड़ता है? हर साल हमको रोडों पर क्यों उतरना पड़ता है? क्या यही हमारे नसीब में लिखा है? यह बात सोचिए जरूर। मैं इतना ही कहता हूं आपसे। दूसरा एक बात कहता हूं, अगर हम लोगों को ही, किसानों के लिए ही लड़ना पड़ता है, तो रोडों पे उतरना पड़ता है, भूख हड़ताल करना पड़ता है, तो फिर हमारे आमदार कहां गए, जिनको हमारे प्रतिनिधि चुन के हमने भेजा है असेंबली में, पार्लियामेंट में? वो कहां सो रहे हैं इतने साल से? गुवाहाटी भाग रहे। बस कौन किधर भाग रहे मुझे उससे वास्ता नहीं है, ये आप लोगों का आवाज है। मेरा एक ही विनती है, अब कब तक लड़ेंगे? जिंदगी तमाम लड़ते रहेंगे? सारे जिंदगी लड़ाई के लिए पैदा हुए हम लोग। देखिए लड़ाई कहां तक लड़े, ये नहीं है कि किसान नहीं लड़े। अभी हम सबके सामने वहां बैठे हैं हमारे भारत राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोनी जी। उनके ऊपर 100 केस करे, वो हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से 100 केस बनाए उनके ऊपर। 13 महीने लगातार किसानों ने धरना दिया, और उस धरने के समय में 750 किसानों ने अपने प्राण त्याग दिया। ऐसा नहीं है कि हम नहीं लड़े। हुआ क्या, नतीजा क्या मिला? आप ये बात दिल पे लेके सोचिए दया करके। ये कोई आम राजनीति का सभा नहीं है, एक चिंतन शिविर है मेरे हिसाब से। हर एक बात मेरा दिल में रखिए। जो आग मेरे दिल में है, वो अगर आपके दिल में आ जाए तो काम बन जाएगा। जिस दर्द से मैं कह रहा हूं, उस दर्द अगर आप लोगों के दिल में पैदा हो तो बन जाएगा काम। मैं यही चाहता हूं कि हमारे किसान का भलाई हो। बिल्कुल 750 किसानों का मृत्यु हुआ, कम से कम देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। लेकिन जब चुनाव आता है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में चुनाव आया, तो मीठी मीठी बातें बोल के किसानों से माफी मांग लिया। हम तो पागल है,
माफी मांग लिया तो बस खत्म हो गए, खुश हो गए, फिर वोट दे दिए झूठी कहानियां सुन के। फिर क्या हुआ वायदा? कुछ हुआ? उसका नतीजा कुछ निकला? कुछ नहीं निकलेगा। ऐसे ही जब कभी अब आंदोलन पे उतर आते हैं, जब कभी हम इकट्ठे होने लगते हैं, जब कभी हमारे ताकत दिखने लगते हैं, बस अंगार पे पानी छिटके जैसा कोई माफी मांगता है, कोई 6,000 का भीख देने का प्रयास करता है, कोई और ड्रामा करता है। क्यों भाई? 6,000 क्यों? 10,000 क्यों नहीं देते? क्या नहीं लेना चाहिए? आज मैं ये बात कर रहा हूं, क्यों देते, क्यों लेना चाहिए? बस ये बात दिल में रख लो, किसान भाइयों और मजदूर भाइयों और मेरे दलित भाइयों, कोई किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने नारा दिया है बहुत सोच समझ के, अब के बार किसान सरकार। भाई वोट किसी और को क्यों दो और भिखारी बन के दरखास्त लेके क्यों घूमो उसके पीछे? हम खुद बन जाएंगे आमदार, हम खुद बन जाएंगे खासदार, क्यों नहीं बनाएंगे? क्या ताकत नहीं है हम में? नहीं है? नहीं सुनने आ रहा मुझे। हम में वो ताकत है? अगर ताकत है तो हम खुद बन जाएंगे, क्यों दूसरों को जिताओ और उनके पास कासा लेके फिरो? बस ये चाबी है। इस एक बात को जब हम समझे, सारी बातें सामने आ जाएंगी। मैं एक ही मंत्र देता हूं, इस देश में जब तक हम अलग अलग रहेंगे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम बटे रहेंगे, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। हमारे किसान आत्महत्या करते ही रहेंगे। मेरा विनती आपसे एक ही है, जब आप इकट्ठे हो जाओ तो देखो कैसे आप 6,000 आ गया, उसके बाप भागते भागते अपने गलियों में आ जाएगा। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, किसान के एकता ही एकजुट होना ही इसका मंत्र है। तो कब तक, कहां तक हम एकजुट हो पाते हैं, इसमें हमारा नतीजा मिलता है। इसका नतीजा यहीं से मिलेगा। मैं आपसे एक ही बात, सरकार हमारी तरफ क्यों नहीं पलट के देखते 75 साल के बाद? मतलब क्या है? हमको इजी ले रहे हैं। भाई किसान बेचारा कहां जाएगा? या तुमको देगा या मुझे देगा, या भाजपा को देगा या कांग्रेस को देगा, या रीजनल पार्टी एक दो है तो या उनको देगा तो या इनको देगा, कहां जाएगा? या वोट नहीं डालेंगे क्या? ये उनका सोच है। तो इसलिए हमारे बातों को कोई दिल पे नहीं लेता। मेरा आपसे प्रार्थना है, भरपूर पानी अगर हर खेत में, हर एकड़ में चाहिए, भरपूर करंट हमारे किसान को फ्री में चाहिए, तो एक झलक दिखाइए, एक ही झलक, एक झलक। ये मैं आज इस लोहा के सभा से ऐलान करता हूं, अभी मैंने बीआरएस पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी करवाया। महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव में, आगामी पंचायत राज इलेक्शन में हर जिला परिषद में गुलाबी झंडा खड़ा हो जाएगा। पूरे जिला परिषद का मुकाबला करेंगे। आप गांव गांव में अपना ताकत दिखाइए। कौन कौन भाग के नहीं आता मैं देखता हूं। केंद्र सरकार आ जाएगा, राज्य सरकार आ जाएगा। एक बात सोच लो, यहां बैठा है मेरे भाई बाबूराव कदम जी, ये 3-4 साल से संघर्ष कर रहा है। और हमारे गणेश कदम जो युवा नेता है धर्माबाद से, वो लोग कई सालों से ये लोग कर रहे काम। इन लोगों ने क्या किया, धर्माबाद में 80 गांव के सरपंच बैठ के रेजोल्यूशन पास कर दिए कि भाई तेलंगाना का मॉडल हमारे पास इंप्लीमेंट करो, या तो हमारे को तेलंगाना में मिला दो। इन्होंने ऐसा बात किया। तब जाके सरकार ने हुकूमत दिया कि भाई तटवर्ती जितने भी, बॉर्डर के जितने भी सरपंच है, नांदेड़ में जल्दी बुलाओ, मीटिंग करो। भाई बॉर्डर के सरपंच क्यों भाई?
परभनी वालों को बुलाओ, औरंगाबाद वालों को बुलाओ, ओनली बॉर्डर वालों को क्यों बुला रहे? विदर्भ से बुलाओ, पश्चिम महाराष्ट्र से बुलाओ, सभी बुलाओ। न्याय करना है तो सभी के साथ करना है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट में घबराहट पैदा करना है, गवर्नमेंट को हमारे तरफ पलट के देखने के लिए मजबूर करना है, तो आगामी पंचायती राज चुनाव में अपना ताकत दिखाइए, एक झलक दिखाइए, क्या क्या नहीं आता, क्या क्या वाक्य नहीं आता, क्या क्या योजना नहीं बनता, आप खुद देख लेना आजमा के मेरे बात को। मैं एक बात बताता हूं भाइयों, तेलंगाना 8 साल 9 साल पहले यहां से भी बुरा हाल में था। हर दिन मेरे आंखों से पानी निकलता था। एक एक दिन 5 किसान 4 किसान आत्महत्या कर रहे थे, हम रोज रो पड़ते थे। आखिरकार एक बार मैंने इनको निवेदन किया, भैया मरना मत, कुछ समय के लिए बचे रहो, मैं करंट ठीक कर रहा हूं, मैं पानी लाऊंगा आपको देऊंगा बोल के समझा समझा के उनको रो रो के हमको बोलते थे उनको। आज भरपूर पानी मिला, करंट मिला, निवेश मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो किसान खुश हो गया। जो राज्य तेलंगाना महाराष्ट्र से भी बुरा हाल में था, आज सुधर गया है। तेलंगाना अगर सुधर सकता है तो इतना शक्तिशाली राज्य महाराष्ट्र क्यों नहीं सुधर सकता? ये सवाल आप सोच लीजिए। इसको सुधारने के लिए कहीं 10 साल 15 साल नहीं लगेंगे। महाराष्ट्र में तो और आसान है, तेलंगाना से आर्थिक शक्ति भी महाराष्ट्र में ज्यादा है, बढ़िया संपत्ति है यहां पे, जल्द से जल्द हमारा काम बन सकता है। तो इन बातें जो मैं कह रहा हूं, मन लगा के सुनिए। अन्य बातें भी है, कई बातें हैं, हमने आंदोलन भी किए हैं, सब कुछ भी किए हैं। तो एक बात ये भी सोचने वाली बात है, आज देश आगे चल रहा है कि पीछे चल रहा है? नांदेड़ में मैं प्लेन उतरा तो वहां लोग अधिकारी मुझे बता रहे, साहब आपको जल्दी निकलना है यहां से, 5:30 बजे लास्ट टाइम है आपका फ्लाइट का। मैं बोला क्यों भाई? नांदेड़ एयरपोर्ट को बंद किया जा रहा है, 24 घंटा चलने वाला एयरपोर्ट को अब दिन का एयरपोर्ट बना दिए, क्लोज कर दे रहे। मौजूदा एयरपोर्ट अगर बंद किया जा रहा है तो देश आगे भाग रहा है कि पीछे खींच रहा है? पीछे जा रहा है, क्योंकि ये तमाशा चल रहा है। और एक बड़ी बात, फसल बीमा योजना कभी किसी को मिला? मिलता क्या? पैसा हमारा जाता है बैंक को, लेकिन हमको वापस कुछ नहीं मिलता। फसल बीमा योजना, ये भी कितना बड़ा मजाक है। ऐसे कई मजाक मतलब हमारे साथ हो रहा है। इन सारे चीजों का समाधान मैं आपको एक ही बात बताया, आप लोग देख लीजिए, सोचिए। कुछ अन्य बातें भी हैं किसानों के अलावा। काफी लोग, मेरा एक ही प्रार्थना है, एक ही मंत्र है कि जातिवाद धर्मवाद छोड़ दीजिए, किसानवाद होना चाहिए। अगर हम किसान हो, किसानवाद पे एक समय के लिए, बस एक समय के लिए इकट्ठा हो जाइए, सारे समाधान उसी में से निकल आ जाएंगे। इतना गर्म धूप में आप लोग मुझे सुनने के लिए इतना दूर आए, मैं आप सब लोगों का आभारी हूं। काफी लोग आज पार्टी में शामिल भी हुए। महाराष्ट्र के चौतरफ से मेरे पास कई डिमांड्स आ रहे हैं, आप चंद्रपुर में आ जाइए, आप सोलापुर में आइए, आप पश्चिम महाराष्ट्र में आइए, हर जगह आइए, ऐसे डिमांड्स आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जल्दी से मेरे ख्याल से क्रांति आ जाएगा। ये क्रांति का भूमि है। यहां भारत के वीर पुत्र छत्रपति महाराज का ये जन्मस्थान है, और यहां शिव महाराज जो रिफॉर्मर है, उनका ये भूमि है। ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई का जन्म धरती ये भूमि है। ऐसे पवित्र भूमि है। और भारत का संविधान रचने वाले बाबा साहब अंबेडकर का पैदा हुआ एक पवित्र भूमि है। इस भूमि में क्रांति की कमी नहीं है। मैं एक ही बात आप लोगों से निवेदन करता हूं, आखिर में एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों से, भाइयों, आज 75 साल के बाद हमारे अनुभव बताता है,
जो पार्टी आया हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, ना ही पीने को पानी मिलता है, ना सिंचन के लिए पानी मिलता है। आखिर हमारा आत्महत्या पे भी इनको फिक्र नहीं है। वो लोग हमको लाइट ले रहे, हमारा मजाक उड़ा रहे। अगर हमको सीरियसली वो लोग ले ले तो एक झलक बताइए, वरना हम खुद आगे चल के किसान सरकार बना के हमारे सारे समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार विनम्र पूर्वक विनती करता हूं, मैंने जो शब्द आपको बताए, मैं लंबा चौड़ा नहीं बोलते हुए आपको गुमराह भी नहीं करना चाहता। जो बात मैंने बताया है आपके गांव जाके जरूर सोचिए। आखिरी में मैं एक शब्द और कहूंगा, जब सारे बातें संभव तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में धन की कमी नहीं है, महाराष्ट्र में सिर्फ मन की कमी है। इस मन को अगर हमारी तरफ खींच रहा है तो हमारा एकत्रित होना, एकजुट होना ही एक ही काम है। कुछ ही समय में गांव गांव में बीआरएस के नेता लोग आएंगे, मेंबरशिप बनेगा, बीआरएस के कमिटियां बनाएंगे। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, ये किसान का पार्टी है, किसान का झंडा है। हर गांव में इसको ताकतवर बनाइए, वो आपका ताकत बनेगा, आपके लिए लड़ता रहेगा। आपको शुभकामनाएं देते हुए हमारे पूर्ण विजय प्राप्त हो, हमारे आत्महत्याएं बंद हो, भरपूर पानी सिंचन के लिए आए और हमें पूरी सहूलतें मिले, भरपूर फ्री बिजली हमारे को मिले, ये मैं चाहता हूं और भगवान से पूरी प्रार्थना करते हुए मैं आपसे अपने भाषण समाप्त करता हूं। जय तेलंगाना, जय महाराष्ट्र, जय भारत। अब की बार ठंडा पड़ गए, गर्म ज्यादा बोलिए। अब की बार धन्यवाद।